स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग ICS पर। हमने करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रखी है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। अभी जल्द ही हम एक और सीरीज लाने वाले हैं, उत्तराखंड एग्जाम सीरीज, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व कराऊंगा। उनके बारे में कैसे एक होलिस्टिक अप्रोच है आपको डेवलप करनी है, कैसे इंटरलिंकिंग PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर हैं उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है, उसकी एक अप्रोच बताऊंगा जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। बट अभी हम करंट अफेयर चूंकि कवर कर रहे हैं तो उसी के संदर्भ में हम कुछ चीज़ें कवर करते चलते हैं। तो अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में राधा बहन भट्ट, राधा बहन भट्ट और दूसरा नाम है ह्यूग एंड कॉलिंग गेटजर, ठीक है। इन दोनों को क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड। ठीक हो गया। हम क्या कर रहे हैं? यूके करंट अफेयर, ठीक है, ये हम कवर कर रहे हैं। राधा बहन भट्ट और ह्यू कॉलिंग गेटजर को पद्मश्री अवार्ड मिला है। बेसिकली जो राधा बहन भट्ट है, इन्हें आपको ध्यान रखना है, पहाड़ का गांधी भी कहा जाता है। पहाड़ का गांधी राधा बहन भट्ट है और उत्तराखंड के अगर गांधी के रूप में बात करेंगे तो हम इंद्र सिंह बडोनी की बात करते हैं, पहाड़ का गांधी, ठीक है। अब अगर हम बात करें राधा बहन भट्ट ने काम क्या क्या किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा जंगल बचाओ अभियान प्लस सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य में आप समझ सकते हैं जैसे नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति में बेसिकली किसके ऊपर? शराबबंदी, शराब बंदी। और दूसरा महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, इसके ऊपर इनके द्वारा कार्य किया गया है, ठीक है। पहाड़ का गांधी इन्हें कहा जाता है। और नोट करके यहीं पर आप लिख लेंगे, अगर उत्तराखंड के गांधी की बात करेंगे, उत्तराखंड का गांधी हम बात करें तो ये को है इंद्रमणि बडोनी, इंद्रमणि बडोनी। जब हम अलग से चीजों को कवर करेंगे उत्तराखंड के बारे में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको इंद्रमणि सिंह बडोनी के बारे में मैं बताऊंगा। बट आप ध्यान रखें, पहाड़ के गांधी की उपाधि किसे दी गई है? वो आपका राधाबहन भट्ट को दी गई है। और दूसरा इंद्रमणि बडोनी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की गांधी, राधा बहन भट्ट बेसिकली गांधी जी की शिष्या मानी जाती हैं। और उसके द्वारा अतिरिक्त अगर हम देखें तो उनके द्वारा कार्य क्या है? जंगल बचाने के ऊपर भी इनके द्वारा कार्य किया गया है, प्लस सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में जैसे हमने देखा नशा मुक्ति, नशा मुक्ति में बेसिकली क्या? शराबबंदी, क्योंकि महिला को सबसे ज्यादा अत्याचार या फिर उत्पीड़न का जो दंश झेलना पड़ता है वो बेसिकली किसके कारण झेलना पड़ता है? जब उनके पति शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा या घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं। दूसरा, इनके द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है कि महिलाएं कैसे आगे आए। जब हम ह्यूग एंड कॉलिंग गेटजर की बात करते हैं तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ह्यूग एंड कॉलिंग गेटजर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ह्यूइंग एंड कॉलिंग गेटजर बेसिकली आपको बताऊं, इनके द्वारा साहित्य, साहित्य एवं भाषा पर एवं पत्रकारिता, पत्रकारिता पर कार्य किया गया। और साहित्य में जो विधा है, साहित्य में जो विधा है इनके द्वारा दिया गया है
इनके द्वारा बेसिकली यात्रा वृतांत काफी लिखे गए हैं, यात्रा वृतांत। तो ये बात भी आपको यात्रा वृतांत के ऊपर। और राधा बहन भट्ट को किसके लिए दिया गया है? सामाजिक कार्य के लिए। और इन्हें किसके लिए दिया है? बेसिकली यात्रा वृतांत। ह्यूग एंड कॉलिंगेटचर दो प्रश्न हैं। और बेसिकली अगर इनकी हम बात करें तो इन्हें मरणोपरांत गिवन, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है दोनों की, तो ये मरणोपरांत दिया गया है। और उन्हें जीवित रहते ही, राधा बहन भट्ट को जीवित रहते ही। दूसरा, अब हम एक चीजें देख लेते हैं कि, ठीक है, हम अगर बात करते हैं पद्म अवार्ड के बारे में, बेसिकली मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, नियर फ्यूचर भी चीजें क्लियर रहेंगी आपको। जैसे देखो 1954 में 1954 में भारत सरकार द्वारा जो ये, इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं मैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की घोषणा की गई, ठीक है। और ये क्या थे? भारत रत्न प्लस पद्म अवार्ड, ठीक है। भारत रत्न और पद्म अवार्ड की 3 कैटेगरी है, आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और भारत रत्न है। और आपको बताऊं, ये कैटेगरी ध्यान रखना है आपको, कब की गई? 1955 में, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था 1954 में, जब ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की जो घोषणा की गई, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये पद्म अवार्ड की घोषणा की गई। और फिर उसके बाद इसका नाम जो है पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इस तरीके से भी दिया। बट 1955 में सरकार के द्वारा ये 3 तरीके से कैटेगराइज किया। नंबर 1 पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और दूसरा क्या है? पद्मश्री। और भारत रत्न अपने आप में ही इसके साथ ही। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो पद्म अवार्ड की जो घोषणा होती है वो कब होती है? 26 जनवरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हर रिपब्लिक डे पर किन लोगों को सामाजिक कार्य के लिए पद्म अवार्ड मिलेंगे, ये घोषणा कब होती है? 26 जनवरी को होती है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, हर साल पद्म अवार्ड 120 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता। 120 लोगों से ज्यादा को नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही एक साल में जो भारत रत्न है वो 3 लोगों से ज्यादा नहीं। अभी तक 53 भारत रत्न अवार्ड मिल चुके हैं, ये ध्यान रखना। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जी अभी हाल ही में जैसे कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन को, और हाँ, तो इनको क्या है कि ये तो 3 से ज्यादा है। तो इतिहास में 1-2 बार ऐसा हुआ है जब 3 से ज्यादा दिया गया है। बेसिकली 3 लोगों को ही मैक्सिमम भारत रत्न दिया जाता है। तो आपका होमवर्क ये होगा कि 2024 में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये बात आप मेरी मानिएगा। 2024 में किन्हें किन्हें भारत रत्न मिला है, किन्हें भारत रत्न मिला है और कितने लोग हैं। तो जैसे 2-3-4 नाम मैंने आपको बता दिए, 1-2 और अगर आप देख लीजिएगा। बट फिर भी आप इस चीज के बारे में अवेयर रहेंगे और इस चीज को जानेंगे। हाईएस्ट अवार्ड है, भारत रत्न है, 3 लोगों को दिया जाता है। पद्म अवार्ड को कैटेगराइज 3, पद्म अवार्ड जब नाम दिया गया 1955 में दिया गया। 120 लोगों को मैक्सिमम 1 साल के अंदर दिया जा सकता है। और घोषणा कब होती है? रिपब्लिक डे पर, यानी 26 जनवरी को होती है। और हाईएस्ट सिविल अवार्ड की हमने बात करी। चलिए, ये मैंने बेसिकली मेरा ये फोकस रहता है
कि जो चीजें मैं आपको बताऊं क्लास के अंदर या फिर अपने चैनल के माध्यम से, वो जो जानकारी हो पूरी हो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे क्लिक बिट्स करके छोड़ दिया और आप आधी अधूरी जानकारी रख के फिर चीजें आपके लिए दिक्कत वाली हो गई। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो भी जाने। और उत्तराखंड की जैसे हमने बात करी कि राधा बहन भट्ट को प्लस कॉलिंग एंड गेट ह्यूग एंड कॉलिंग गेटजर को किसके पद्म श्री अवार्ड मिला, तीसरी कैटेगरी ये है, और पद्म श्री की हमने बात करी। थैंक यू। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम टॉपिक की अपने बात करते हैं। हाल ही में हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? सुशील कुमार, सुशील कुमार, ठीक है। ये किसके तहत किए जाते हैं? आर्टिकल 243 टी। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि राज्य, या अगर हम राज्य, राज्य नहीं से पंचायत बेसिकली कहना ज्यादा ठीक रहेगा। जब हम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत के प्राविधान संविधान में आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 ए से ओ तक, ए से ओ तक, यानी 243 ए से ओ तक, ये यहां पर किसके प्रावधान है? पंचायत संबंधी संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। यह बात ध्यान रखनी है आपको। और इसी के अंतर्गत जैसे ABCD, देखो अभी हम इंदु आपका जो PS जांगपानी की बात करके आई थी राज्य वित्त आयोग की, वो किस में करी थी? राज्य वित्त आयोग 243 I के अंदर बात करी थी। तो इसी तरीके से अल्फाबेट जब हम आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 243 जो बात करता है वो किसकी बात करता है? आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करता है, ठीक है। और ये कौन नियुक्त किए गए हैं? सुशील कुमार नियुक्त किए गए हैं। यही तो इतनी बात आपको ध्यान रखेगी। नोट करके आप एक चीज और लिखेंगे कि उत्तराखंड का पंचायती राज जो एक्ट है वो कब लागू हुआ। तो ध्यान रखना है आपको, यूके का पंचायत राज एक्ट ये कब का है? 4 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ है उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट। इसमें एक या दो बार संशोधन हुआ है, हालांकि वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे, बट ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड पंचायती राज जो एक्ट है हमने अपना स्टेट का, वो कब से लागू है? 4 अप्रैल 2016 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त की, क्योंकि वो कहता है अपना राज्य का अपना एक निर्वाचन आयुक्त होगा, जो कि हमारे यहाँ पंचायत के जो चुनाव हैं, प्रधान के चुनाव हो गए, क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो गए, जिला पंचायत के चुनाव हो गए, या फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो स्थानीय नगर निकाय के चुनाव होते हैं, मेयर के चुनाव होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, प्लस नगर पंचायत या नगर पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं हाल ही में जो हुए हैं, तो उनके बारे में बात की गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब पंचायत के चुनाव की बात ही आई तो हमारे यहाँ नगर निगम कितने हैं? 2 नगर निगम और कौन से आए, हम उनकी भी बात बेसिकली करते चलते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट, अभी हम देखें कि हमारे यहाँ नगर निगम कितने हैं। देखो मैं सभी नगर निगम की आपको पास एक होलिस्टिक बात करता हूं, ध्यान रखना। जैसे 12 अनुसूची हैं संविधान में, तो 12th जो अनुसूची है वो बेसिकली नगर निकाय की बात करती है। नगर निकाय, नगर निकाय मतलब आप देखते होंगे या तो शहरी क्षेत्र होता है या ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो जो शहरी क्षेत्र होता है उसे नगर निकाय के नाम से बेसिकली जानते हैं। शहरी क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं? बेसिकली नगर निकाय के नाम से जानते हैं। और जो हम पीछे पंचायत की बात करके आए वो ग्रामीण क्षेत्र की बात है। यानी अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगभग 68% जनसंख्या क्या है? ग्रामीण, और 32 क्या है? शहरी। 1-2%, 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें बहुत वाटर टाइट सेपरेशन करने की जरूरत है नहीं, बट आपको ध्यान रखना है। नगर निकाय में जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ नगर निगम कितने हैं? अभी हाल ही में कौन सा नगर निगम हुआ है?
नगर निगम हो गए हैं हमारे यहाँ 11 या 12, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारे यहाँ देहरादून, ठीक है। फिर है आपका हरिद्वार, फिर है आपका हल्द्वानी, फिर है आपका रुद्रपुर, फिर है आपका काशीपुर, और फिर है आपका रुड़की, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज में हमारा बना ऋषिकेश, इसी के साथ बना कोटद्वार, और नेक्स्ट बना हमारा श्रीनगर, और अभी हाल ही में 2024 में जो चुनाव हुए हैं पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ठीक है, ये है। अगर देहरादून की बात करें तो 1998 का है, हरिद्वार की बात करें 2011 का है, हल्द्वानी भी 2011 का है, और रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो 2013, काशीपुर भी 2013, ये भी 2013, और ऋषिकेश कोटद्वार की बात करते हैं तो 2017, ये भी 2017, श्रीनगर की हम बात करें तो 2021, और पिथौरागढ़ की बात करें तो ये 2024। अब आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 पर्वतीय क्षेत्र में हमारे कौन से हैं, बेसिकली ये 3 हैं। कोटद्वार का भी हालांकि कुछ क्षेत्र बहुत नेग्लिजिबल क्षेत्र लगभग लगता है पहाड़ से, लेकिन फिर भी आप उसे प्लेन ही मानेंगे, बट प्योर पहाड़ की अगर हम बात करें तो श्रीनगर है, पिथौरागढ़ है और अल्मोड़ा है। तो ये और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं हमारे यहाँ 11 नगर निगम है, नगर निगम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, टोटल कितने नगर निगम है हमारे यहाँ, 11 है। चलिए ठीक हो गया। तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज। हालांकि सिर्फ एक सवाल आया भी था श्रीनगर का भी, कि पर्वतीय क्षेत्र में नगर निगम है, और वो इसलिए है क्योंकि 74वें संविधान संशोधन हमारा इसकी बात करता है। तो ऐसा नहीं है, 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय की बात करता है। 74वें संविधान की संशोधन के कारण श्रीनगर बना, ये अपने आप में एक अलग बात है, बट उसी के कारण ये बना, ये अपने आप में अलग बात है। तो वो नगर निकाय की बात करता है, अगर मानक पूरे करता है तो कहीं ना कहीं कोई भी क्षेत्र नगर पालिका हो या अन्य जो क्षेत्र हो वो भी अपग्रेड नगर निगम में हो सकता है। मैं पंचायत और नगर निगम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको वो वीडियो देखने के बाद शायद ही आपको नगर निकाय या नगर निगम के बारे में पढ़ने की जरूरत होगी। बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, पीछे जब हम पंचायत की बात कर रहे थे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो हो सकता है आप प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट, पेशा एक्ट आपको ध्यान रखना है, कब का है, 1996 का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं पेशा एक्ट है क्या बेसिकली उसके बारे में जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जब मैं बोलूं आपको ब्लैक एंड व्हाइट याद रखना है, तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब आपको जैसा बताया गया बस आप उसे देख लें, क्योंकि पेपर आगे है, हो सकता है अगर हमें टाइम ना मिला पढ़ाने का तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छूट जाए। तो पेशा एक्ट कब का है आपका, 1996 का है। और हमने नगर निकाय की बात करें, नगर निकाय हमारे यहाँ 11 है। 74वां संविधान संशोधन अगर हम बात करें, 74वां संविधान संशोधन किसकी बात करता है, नगर निकाय की बात करता है। और 12वीं अनुसूची भी किसकी बात करती है, नगर निकाय की बात करती है। नगर निकाय शहरी क्षेत्र को कहते हैं। ग्रामीण उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 68% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, प्लस 32% या 33, 34 या 35 कहाँ पर रहती है, शहरी क्षेत्र में रहती है। तो ये बात इस तरीके से 11 टोटल हमारे यहाँ नगर निकाय हैं। तो आई होप, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। टॉपिक्स में छोटे छोटे ही क्लियर करता चलूंगा क्योंकि बताने में थोड़ा समय लगता है, बट आप कोशिश करें कि चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ने का। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।